अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द कॉमर्स अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम जो है वो 2019 अकाउंटिंग के ईयर के एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे। तो 2019 के अंदर 20 एमसीक्यूज़ थे, जो कि 1 मार्क का एक था, 20 मार्क्स के एमसीक्यूज़ हैं। तो इसको पढ़ते हैं और इसके अंदर जो है वो सही ऑप्शन सही क्यों हैं और गलत ऑप्शन गलत क्यों हैं, इसको डिस्कस करते हैं ताकि आपको इनके कॉन्सेप्ट क्लियर हों, ताकि आप जो है एग्ज़ाम के अंदर अच्छे तरीके से एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट कर सकें। तो पहले एमसीक्यूज़, द समरी ऑफ इवेंट्स और ट्रांजैक्शन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज कॉल्ड। तो द समरी ऑफ इवेंट्स और ट्रांजैक्शन, तो ट्रांजैक्शन या इवेंट्स की समरी हम जो बनाते हैं किस में, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, लिक्विडेशन के वक्त, तो वो क्या कहलाती है? तो वो क्या क्या कहलाती है? हम, अगर आपको याद हो, लिक्विडेशन के अंदर एक तो लिक्विडेशन का नॉर्मल प्रोसेस है कि हम जो है वो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल के अंदर, एंट्रीज़ के अंदर, ठीक है, तो एंट्रीज़ बना रहे होते हैं हम। दूसरा, हम उसकी एक समरी भी बनाते हैं, लिक्विडेशन समरी, जिसके अंदर हम उन्हीं ट्रांजैक्शंस को जो हुई हैं, जो जिसके अंदर एसेट का बेचना हो सकता है, लाइबिलिटी का पे करना हो सकता है, फिर रिमेनिंग कैश की डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, तो वो जो एसेट्स और इवेंट हैं, कभी डेफिशिएंसी आ जाती है उसको फिर देखना, तो इनकी एक समरी हम बनाते हैं, उसको कहते हैं हम लिक्विडेशन समरी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो सही मार्क हुआ हुआ है, लिक्विडेशन समरी, ठीक। तो लिक्विडेशन समरी यहाँ पर सही ऑप्शन है, ठीक है। तो अब दूसरा एमसीक्यूज़ जो है वो पढ़ते हैं। नंबर 2, अकाउंट विच इज़ ऑपरेटेड एट द एंड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज़। तो वो अकाउंट जो यूज़ होता है पार्टनरशिप फर्म की डिसोल्यूशन के वक्त, जब पार्टनरशिप फर्म ख़त्म हो रही होती है, डिज़ोल्व हो रही होती है, यही जो ऊपर हमने पढ़ा है डिसोल्यूशन, ठीक है। तो डिसोल्यूशन के वक्त एक अकाउंट यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन का अकाउंट क्या काम करता है? उसके अंदर उसको हम यूज़ करते हैं पार्टनर, जब भी कोई एसेट बिकता है उसमें गेन या प्रॉफिट हो, गेन या लॉस हो रहा होता है, तो उस गेन और लॉस को इस रियलाइजेशन के अकाउंट में रिकॉर्ड किया जा रहा होता है। और इस रियलाइजेशन में फिर हम देखते हैं ओवरऑल एंड में गेन हुआ है या लॉस हुआ है। फिर उस रियलाइजेशन के गेन या लॉस को हम फिर ट्रांसफ़र कर देते हैं पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में। तो अगर रियलाइजेशन के अकाउंट की बात करें कि ख़ास तौर पे रियलाइजेशन का अकाउंट यूज़ होता कहाँ है, तो उसका जवाब है डिसोल्यूशन के चैप्टर में, डिसोल्यूशन होते हुए पार्टनरशिप की। अगर इसी तरीके से यहाँ पर एक और ऑप्शन है रीवैल्यूएशन। तो रीवैल्यूएशन के अकाउंट के बारे में अगर पूछा जाए कहाँ यूज़ होता है, तो रीवैल्यूएशन का अकाउंट जो है वो रिटायरमेंट में यूज़ होता है। जब पार्टनरशिप रिटायरमेंट का टॉपिक हमने पढ़ा था, तो वहाँ पे एसेट्स क्योंकि रीवैल्यू होते हैं, तो रीवैल्यूएशन का अकाउंट यूज़ होता है। रीअफर्मेशन, ये कोई अकाउंट हमने नहीं ऐसा कोई पढ़ा, तो ये ऑप्शन बिल्कुल कुछ नहीं पता इसका। इनकम समरी, इनकम समरी का अकाउंट कहाँ यूज़ होता है? इनकम समरी का अकाउंट जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, क्लोजिंग एंट्री बनाते हैं, तो इनकम समरी का अकाउंट वहाँ यूज़ होता है। वहाँ पर जो है हम तमाम एक्सपेंसेस को क्लोज़ करने के लिए, रेवेन्यू क्लोज़ करने के लिए इनकम समरी का अकाउंट यूज़ करते हैं। तो इसका और इसका तो मैंने आपको यूज़ बता दिया, ये क्लोजिंग एंट्री के वक्त यूज़ हो रहा होता है, ठीक है, और ये रिटायरमेंट में। तो रियलाइजेशन इस सही ऑप्शन है बिल्कुल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यूज नंबर 3, दिस अकाउंट अपेयर्स इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो बनता है वो बनता ही कब है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र होगा तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जिक्र होगा, क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस, जिसको हम सरप्लस या डेफिसिट कहते हैं, वो कैलकुलेट ही कहाँ होता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। तो कह रहे हैं ये अकाउंट अपेयर होता है उसके अंदर। तो अक्रूड सब्सक्रिप्शन, तो ये वो सब्सक्रिप्शन है जो कि अभी उन्हें मिली नहीं है, ठीक है। अक्रूड सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है, तो इस अकाउंट को हम वहाँ पर अपेयर नहीं करते हैं। सब्सक्रिप्शन इनकम, यानी कि वो सब्सक्रिप्शन जो इस पीरियड की हैं, तो क्योंकि ये इस पीरियड की हम देख रहे होते हैं कि इस पीरियड में हमें रेवेन्यू ज़्यादा है या एक्सपेंस ज़्यादा है, तो सब्सक्रिप्शन इनकम ये वो अकाउंट है जो अपेयर होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में।
सब्सक्रिप्शन पेबल अगर ये लाइबिलिटी, अगर हम बैलेंस शीट बनाएंगे इसकी तो ये वहाँ आएगा, बैलेंस शीट के अंदर आएगा। इसी तरीके से अक्रूड सब्सक्रिप्शन भी बैलेंस शीट का पार्ट है, ये रिसीवेबल में आएगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ये भी बैलेंस शीट के अंदर आएगा और ये लाइबिलिटी में आएगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, आने वाले पीरियड के हमने सब्सक्रिप्शन अगर रिसीव कर लिए हैं पहले से तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी है, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस है। ठीक, तो ये तमाम चीज़ें बैलेंस शीट में आएंगी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या आएगी? सब्सक्रिप्शन इनकम, सिर्फ इस पीरियड की। दिस वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज़ डेबिटेड व्हेन कैपिटल एक्सपेंडिचर आर मेड। जब कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं तो ये अकाउंट जो है वो डेबिट होता है। तो अगर हम बात करें कैपिटल एक्सपेंडिचर होते क्या हैं, तो दोबारा से कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर हैं जो हम किसी एसेट को ख़रीदते हुए हमें लाजमी पेमेंट जो करनी होती हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। उसके अपोजिट होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये वो पेमेंट्स होती हैं जो कि हमें एसेट को हासिल करने के लिए लाजमी नहीं है, रीज़नेबल और नेसेसरी नहीं होती। ठीक, तो वो कहलाते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़रूरी हैं और ये एसेट की कॉस्ट में शामिल होते हैं। तो एसेट की कॉस्ट में जो शामिल होते हैं हम बोल सकते हैं कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। जो कॉस्ट में शामिल नहीं हो सकते वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। तो खैर, जब कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम रिकॉर्ड करते हैं तो कौन सा अकाउंट डेबिट होता है? एसेट खुद डेबिट होता है। यानी अगर हमने मशीन ख़रीदते हुए कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करा है तो मशीन का अकाउंट, फिक्स एसेट का अकाउंट खुद डेबिट होगा, यानी कि मशीन खुद डेबिट होगा। तो डेबिट क्या होगा? फिक्स एसेट अकाउंट। एक्सपेंस होगा क्या? नहीं, एक्सपेंस का कोई इधर लेना देना नहीं है। हाँ, अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो तो वहाँ पर वो एक्सपेंसेस खुद डेबिट हो रहे होंगे। तो अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ जाता है यहाँ पे कैपिटल की जगह सिर्फ रेवेन्यू होता तो एक्सपेंस हमारा सही ऑप्शन होता। क्या लाइबिलिटी होगी, करंट एसेट होगा? नहीं, ये दोनों ऑप्शन का कोई यहाँ पर जवाब ही नहीं बनता। MCQs नंबर 5, एक्सेस अमाउंट पेड टू डिबेंचर होल्डर्स एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी इस। जो हम ज़्यादा अमाउंट पे करते हैं डिबेंचर्स के, कब? जब वो मेच्योर हो जाते हैं। मेच्योर का मतलब क्या है? हमने आज डिबेंचर इशू करे हैं लेकिन हम उसकी एक मेजॉरिटी डेट देते हैं कि 5 साल बाद ये डिबेंचर जो है कंपनी आपसे वापसी ख़रीदेगी, लेकिन आपने तब तक इसको होल्ड करके रखना है। तो होल्ड करके अगर आपने रख लिया तो आपको आज आपने हम 100 रुपये का हमने आपसे डिबेंचर जो है वो ख़रीदा है, आपने हमसे 100 रुपये का डिबेंचर ख़रीदा है, लेकिन 5 साल बाद हम आपसे जब वापसी ख़रीदेंगे तो हम आपको इसको 110 रुपये देंगे। तो ये जो 10 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे उन्हें डिबेंचर होल्डर्स को इन फ्यूचर जब वो मेच्योर हो जाएगा डिबेंचर तो वो कहलाएगा उनके लिए प्रीमियम। जो एक्सेस अमाउंट रिडम्पशन के वक्त, रिडम्पशन से मुराद सिंपली अगर हम बात करें जब डिबेंचर्स वापसी हो रहे होते हैं, ठीक है, तो उस वक्त जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया जा रहा है वो प्रीमियम ऑन डिबेंचर रिडम्पशन है। ठीक है, ऑर्डिनरी प्रीमियम नहीं है, प्रीमियम ऑन डिस्काउंट ये भी नहीं है। ऑर्डिनरी प्रीमियम क्या है? जो ऑर्डिनरी शेयर के ऊपर प्रीमियम मिल जाता है। प्रीमियम ऑन डिस्काउंट ये भी अलग चीज़ है, इसको भी कोई इसका लिंक नहीं बनता। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रीमियम ये इन्होंने, क्योंकि ऑर्डिनरी शेयर का प्रीमियम को हम अगर बोल सकते हैं ऑर्डिनरी प्रीमियम, तो इन्होंने वहाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसी ऑप्शन बना दिया, तो ये भी कोई ऑप्शन नहीं है। तो तीनों ऑप्शन ये गलत है। दिस आइटम इज़ टू बी एडिटेड टू एडजस्ट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इन सिंगल एंट्री। ये आइटम जो है इसको हम ऐड करते हैं अनएडजस्टेड प्रॉफिट में। तो आपको अगर याद हो सिंगल एंट्री के अंदर प्रॉफिट निकालने का तरीका थोड़ा अलग है। हम जो है वो एंडिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग वाला काम करते हैं, तो उसके अंदर अनएडजस्टेड प्रॉफिट आता है। फिर उस अनएडजस्टेड प्रॉफिट में हम कुछ चीज़ों को ऐड करते हैं और हम कुछ चीज़ों को उसमें से लेस करते हैं, तो वो फिर एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाता है। तो हम यहाँ पर अक्रूड इनकम, अच्छा, तो कौन सी चीज़ें जिनको हम ऐड करते हैं? तो हमने पढ़ा था प्रीपेड, जो भी प्रीपेड होते हैं हम उन्हें ऐड करते हैं क्योंकि ये वो पेमेंट्स हैं जो कि हमने अभी पहले से करी हुई हैं, लेकिन ये है तो आगे वाले पीरियड की। कोई हमारी अगर इनकम है जो हम अक्रूड इनकम का मतलब है इनकम हो चुकी है पर हमने रिसीव नहीं करी, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं रिसीवेबल। ठीक है, तो ये रिसीवेबल जो है ये वो चीज़ है जो रिकॉर्ड होनी चाहिए। अनएर्न्ड इनकम नहीं होगी, यहाँ पर यह ऑप्शन गलत मार्क हुआ है। अनएर्न्ड इनकम नहीं होगी। अनएर्न्ड इनकम तो लाइबिलिटी है, ये वो इनकम है जो आ चुकी है लेकिन हमने अभी कमाई नहीं है।
तो ये वो इनकम है, ये तो लेस होनी चाहिए। अगर यहाँ लेस होने का पूछते तो ये ऑप्शन सही होता। अक्रूड एक्सपेंसेस भी लेस होने वाली चीज़ें, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो होते ही लेस हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। तो सही ऑप्शन क्या है? अक्रूड इनकम, वो इनकम जो हमने कमा ली है पर अभी रिसीव नहीं करी है, यानी कि है तो हमारी इसी पीरियड का प्रॉफिट, इसी पीरियड की इनकम। चलें आगे बढ़ते हैं। इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक्यूमुलेटेड फंड मीन्स, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्यूमुलेटेड फंड का क्या मतलब होता है? तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में एक्यूमुलेटेड फंड कैपिटल को ही कहते हैं। कैपिटल का दूसरा नाम यहाँ पर एक्यूमुलेटेड फंड है, क्योंकि नॉन प्रॉफिट है, इसके अंदर कैपिटल का वर्ड यूज़ नहीं होगा, क्योंकि ये किसी एक बंदे का या किसी भी बंदे का इसके ऊपर हक नहीं है, बल्कि ये तो उस ऑर्गेनाइजेशन का फ़ंड है जो कि लोगों ने किसी मकसद के लिए उसको दिया है। तो इसके ऊपर किसी बंदे की कोई ऑनरशिप नहीं है, बल्कि ये सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन का पैसा है। रियलाइजेशन अकाउंट इज़ यूज टू चूज़ दिस अकाउंट, यूज टू क्लोज दिस अकाउंट, सॉरी। रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो इस अकाउंट को क्लोज़ करने के लिए बनता है। रियलाइजेशन के अकाउंट को हम यूज़ करते ही जब हैं, जब हम एसेट्स को रियलाइज़ कर रहे होते हैं, उनको बेच रहे होते हैं, तो एसेट्स के अकाउंट क्लोज़ हो रहे होते हैं और साथ में रियलाइजेशन का अकाउंट आ रहा होता है कि एसेट को किसी को अगर हमने बेचा, अगर सपोज़ कोई एसेट हमने बेचा, एक एसेट सपोज़ कर लेते हैं मशीन, मशीन अगर बेची तो हम क्या एंट्री बनाएंगे? मशीन हमने बेची, कैश आएगा, कैश डेबिट। मशीन जो बेची है उसकी वैल्यू हम लगा लेते हैं, मशीन हमने बेची है 50,000 की, कैश हमारे पास आया 30,000, 30,000 कैश आया। ये तो हमें नुकसान हो गया, 50,000 की मशीन बेची और 30,000 कैश आया, तो फिर रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ डेबिट में आएगा 20,000 से। तो रियलाइजेशन का अकाउंट यूज़ हो रहा है कब? मशीन का अकाउंट जब क्लोज़ हो रहा है, मशीन मतलब कि कोई एसेट, तो रियलाइजेशन का अकाउंट यूज़ हो रहा होता है इन द प्रोसेस ऑफ रियलाइजेशन। तो इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर रियलाइजेशन का अकाउंट कब यूज़ होता है, किन चीज़ों को क्लोज़ करने के लिए यूज़ होता है? एसेट्स के अकाउंट को, ना कि रेवेन्यू, एक्सपेंस, ना ड्राइंग। डिक्लेयर कैश डिविडेंड इस कंपनीज, कंपनी ने कैश डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। अब कंपनी कैश डिविडेंड डिक्लेयर अलग करती है, फिर उसको पे अलग किया जाता है। तो अगर पहला स्टेप होता है डिक्लेयर, जो कि डायरेक्टर्स की मीटिंग के अंदर कैश डिविडेंड डिक्लेयर हो गया, लेकिन जाहिर सी बात है उसको फिर पे करने में टाइम लगता है। तो जब तक वो कैश डिविडेंड पे नहीं हुआ तो वो कंपनी के लिए लाइबिलिटी है। कौन सी लाइबिलिटी है? करंट लाइबिलिटी है, क्योंकि उसको कंपनी को उसी पीरियड में पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो डिक्लेयर हो चुका है। तो ये करंट लाइबिलिटी है, एसेट नहीं है, रेवेन्यू भी नहीं है। कंपनी ने ये रेवेन्यू में से ही तो दिया है, अपने रिटेन अर्निंग में से दिया है, अपने प्रॉफिट में से दिया है। कैश डिविडेंड तो ये रेवेन्यू नहीं हो सकता। अब ये दे दिया क्योंकि डिक्लेयर हो गया, तो वो फिर डिविडेंड पेबल है, जो कि आपने पे करना है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये उसी साल का अगले साल का अलग आ जाएगा। ऑर्डनरी शेयर, ऑर्डनरी शेयर्स आर द कंपनीज, ऑर्डनरी शेयर कंपनी के क्या होते हैं? कैपिटल होते हैं। ये बहुत बेसिक एमसीक्यूज है कि ऑर्डनरी शेयर कैपिटल होते हैं, लाइबिलिटी नहीं हो सकते। डिबेंचर्स की बात करें तो वो लाइबिलिटी होते हैं, और एसेट भी नहीं है, एक्सपेंस भी नहीं है। डेप्रिसिएशन इज सच एन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन कैसा एक्सपेंस है? तो अगर हमने कभी आपने सोचा है या नहीं सोचा, डेप्रिसिएशन ऐसा एक्सपेंस है, तमाम एक्सपेंसेस में हमारे पास से पैसा जाता है। सैलरी पे करी, कैश गया, रेंट पे करा, कैश गया, इंटरेस्ट पे करा, कैश गया। लेकिन डेप्रिसिएशन जब होता है हमारे पास से कोई कैश जाता नहीं है। वो जो एसेट रखा हुआ होता है, हम कह रहे होते हैं इसकी वैल्यू कम हो गई, लेकिन हमारे पास से क्या वो एक्सपायर हुआ है, हमारे पास से पैसे लेके गया है? नहीं। तो डेप्रिसिएशन असल में नॉन कैश एक्सपेंस होता है, इसमें पैसे नहीं जा रहे होते। तो नॉन कैश एक्सपेंस कहलाता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। पेबल नहीं होता, ये कह रहे हैं डेप्रिसिएशन ऐसा एक्सपेंस है, पेबल एक्सपेंस है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अक्रूड एक्सपेंस, कैश एक्सपेंस नहीं, नॉन कैश एक्सपेंस सही ऑप्शन है। परचेज ऑफ फिक्स एसेट एंड एक्सपेंशन ऑफ फिक्स एसेट इस, फिक्स एसेट को ख़रीदना और फिक्स एसेट को बेचना, सॉरी, फिक्स एसेट को ख़रीदना या उसको एक्सपेंड करना, यानी कि उसको और बड़ा कर देना, या उसके अंदर कोई ऐसा काम करवाना जिससे उसकी लाइफ बढ़ जाए, तो ये तमाम काम जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा
यानी कि जब एसेट को ख़रीदेंगे वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और जो है उसके बाद जब जो है वो उसको एक्सपेंड करेंगे वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये नहीं है। हमने ऊपर डिस्कस करा था कि वो तमाम पेमेंट्स जो हम एसेट को हासिल करने के लिए ज़रूरी होती हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। कैपिटल और एक्सपेंस का ऑप्शन भी सही नहीं है। चलें आगे बढ़ते हैं। इन सिंगल एंट्री सिस्टम बैलेंस शीट इज़ रेफर्ड एज, सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर बैलेंस शीट इसको रेफर करती है। किस चीज़ को रेफर करती है? बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर बैलेंस शीट नहीं बनती, बैलेंस शीट की जगह स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनता है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट ही होती है। एसेट ही होते हैं, लाइबिलिटी ही होती है और इक्विटी पोर्शन ही होता है, लेकिन बस वो सिंगल एंट्री सिस्टम होता है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट गलत ऑप्शन। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स गलत। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बैलेंस शीट को कहते हैं, लेकिन वो कब कहते हैं? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। सही, रिटेन एंडिंग नहीं कहते। आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्या चीज़? फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, यहाँ पे लिखा हुआ है फायर इंश्योरेंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्यों? क्योंकि फायर इंश्योरेंस जो है वो कंपनी का जो भी हम कोई एसेट खरीदें तो उसका इंश्योरेंस करवाना, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन फ़ायर इंश्योरेंस करवाना ज़रूरी नहीं है। यानी कि उसको एसेट को सिर्फ हासिल करने के लिए फ़ायर इंश्योरेंस कराना ज़रूरी नहीं है। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये कराना बहुत ज़रूरी है। इंस्टॉलेशन की पेमेंट करना, इंस्टॉलेशन की कॉस्ट, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इम्पोर्ट ड्यूटी ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो सिर्फ इसके अंदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक ही है जो कि फायर इंश्योरेंस है। द एक्सपेक्टेड realizable value of fixed asset at the end of its life is called। एक्सपेक्टेड रिलाइजेबल वैल्यू जो होती है फिक्स एसेट की, यानी कि हमने सोचा है कि ये एसेट अगर जब उसकी लाइफ पूरी एंड भी हो जाएगी तो ये इतने में बिक जाएगा, यानी इतना पैसा इससे आ ही जाएगा। यानी जब पूरी लाइफ ख़त्म भी हो जाएगी, वो एसेट पूरी तरह से एक्सपायर भी हो जाएगा, तो इतने पैसे तो इससे मिल ही जाएंगे। तो वो वैल्यू कहलाती है इसकी सैल्वेज वैल्यू, या इसको हम स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं। बुक वैल्यू पूरी लाइफ एंड होने के बाद नहीं बचती। बुक वैल्यू वो होती है जो कि किसी भी टाइम अगर एसेट की हम वैल्यू चेक करें कि हमारे रिकॉर्ड में क्या है, जिसके लिए हम टोटल कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो बुक वैल्यू आ जाती है। फिक्स वैल्यू ये कोई यहाँ ऑप्शन बनता नहीं है, ना ऐसी कोई बात है। कॉस्ट तो वो होती है जितने पे एसेट हमने ख़रीदा है। आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन। इसका डेप्रिसिएशन होता है क्या? लैंड का होता है? नहीं। गुडविल का नहीं होता, गुडविल तो इंटेंजिबल एसेट है, डेप्रिसिएशन नहीं होता, ये तो एमोटाइज होता है। कोल माइन नहीं, कोल माइन का भी डेप्रिसिएशन नहीं होगा। हाँ, मशीनरी का होगा, तो मशीनरी सही ऑप्शन है। सैल्वेज वैल्यू इज़ नॉट डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट वाइल कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन। सैल्वेज वैल्यू स्क्रैप वैल्यू का ही दूसरा नाम है। स्क्रैप वैल्यू अभी मैंने आपको ऊपर समझाई है, सैल्वेज वैल्यू समझाई। ये वो वैल्यू है जो कि पूरी लाइफ एंड होने के बाद मिलेगी। तो हम डेप्रिसिएशन जब रिकॉर्ड करते हैं इस मेथड से, कौन से मेथड से, तो ये सैल्वेज वैल्यू यूज़ नहीं होती। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ऐसा है जिसके अंदर हमारा फार्मूला होता है टोटल कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो सैल्वेज वैल्यू का यूज़ नहीं होता। जबकि मशीन आर मेथड हो या यूनिट प्रोडक्शन मेथड हो, इन सब के अंदर स्क्रैप वैल्यू यूज़ होती है। अगला MCQs। ओल्ड पार्टनर्स डू नॉट रिड्यूस देयर कैपिटल अंडर। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल रिड्यूस नहीं करते अंडर। जब गुडविल मेथड होता है तब रिड्यूस नहीं करते, तब ओल्ड पार्टनर्स रिड्यूस नहीं करते, तभी तो न्यू पार्टनर जो है वो गुडविल को रिकॉर्ड कर लेता है। तो जब भी कैपिटल रिड्यूस नहीं हो रहे तो इसका मतलब है फिर वो गुडविल मेथड है। रीवैल्यूएशन मेथड, डायरेक्ट परचेज मेथड, ये रीवैल्यूएशन का तो यहाँ पे कोई जिक्र होना ही नहीं चाहिए ना। डायरेक्ट परचेज मेथड, परचेज ऑफ इंटरेस्ट मेथड एक होता है, लेकिन वो भी यहाँ यूज़ नहीं होगा। बोनस मेथड नहीं, बोनस मेथड के अंदर तो रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक, तो वो यहाँ पर नहीं आएगा। इफ़ नथिंग इज स्टेटमेंट इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट द लॉस ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर्स इज़ बॉर्न बाय द। अगर
कुछ भी नहीं लिखा हुआ हो पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर, तो इंसॉल्वेंट पार्टनर का जो लॉस होगा, तो इंसॉल्वेंट पार्टनर होता कौन है? इंसॉल्वेंट पार्टनर वही बंदा है जिसकी डेफिशिएंसी आई है प्रॉफिट एंड लॉस के डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त, लेकिन वो ख़ुद अपने घर से पैसे नहीं ला के दे सकता। तो उसकी फिर सॉल्वेंसी कौन, उसकी जो डेफिशिएंसी है वो कौन पूरा करेगा? तो जो सॉल्वेंट पार्टनर्स होंगे, जो रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे, वो फिर उसकी डेफिशिएंसी को पूरा कर रहे होंगे, क्योंकि इसके अंदर कुछ लिखा हुआ नहीं है एग्रीमेंट में। तो रिमेनिंग पार्टनर्स उसको आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसकी डेफिशिएंसी को, क्योंकि वो तो इंसॉल्वेंट है। और इंसॉल्वेंट कौन होता है? जो कि घर से कुछ नहीं लेकर आ सकता, अपने पर्सनल रिसोर्सेज से नहीं ला सकता, और ये जो है वो डेफिसिट पार्टनर है। सेम पार्टनर का ऑप्शन यहाँ गलत है, वो खुद ही करेगा नहीं। कोई थर्ड पार्टी क्यों करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। इंश्योरेंस कंपनी करेगी उसकी कैपिटल डेफिशिएंसी को पूरा, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। इफ़ वन ऑफ द पार्टनर हुज कैपिटल इज़ 40,000 with a 1/3 share is paid rupees 55,000 at the end of retirement, the goodwill of the firm will be। तो भाई इसका कैपिटल जो था वो था 40,000, लेकिन इसको मिल गए 55,000। तो 55,000 मिल गए, कैपिटल तो था 40,000। तो अगर हम 55,000 माइनस 40,000 करें तो इसको एक्स्ट्रा अमाउंट जो मिला है वो है 15,000। 15,000 का अमाउंट इसको एक्स्ट्रा मिला है, जो कि इसको अपनी गुडविल का हिस्सा मिला होगा, ठीक। लेकिन क्योंकि जो एक्स्ट्रा अमाउंट इसको मिला है, यहाँ पर क्या अजम्पशन होगी? ये गुडविल की वजह से मिला है, क्योंकि यहाँ गुडविल का जिक्र किया जा रहा है। तो इसका तो शेयर कितना था? 1/3, यानी जितनी भी गुडविल होगी उसका 1/3 इसका हिस्सा बनेगा। तो अगर यहाँ पर पूछ रहे हैं द गुडविल ऑफ द फर्म विल बी, टोटल गुडविल कितने की होगी? तो इसी 15,000 के ऊपर हम इसके शेयर का रेसिप्रोकल लगा लेंगे। तो 15,000 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 1, तो यहाँ पर आ रहा है 45,000। क्योंकि जब हम किसी शेयर का रेसिप्रोकल लगाते हैं उसी के ऊपर, तो उसकी टोटल वैल्यू हमारे सामने आ जाती है कि किस वैल्यू को इससे शेयर से हमने निकाला था, तब ये वैल्यू आई थी। तो 45,000 होगी फर्म की गुडविल, जिसमें से 1/3 इस वन पार्टनर को मिली है, जो कि 15,000 है। उसका कैपिटल 40 था, जिसमें 15,000 जब प्लस हुए तो वो 55,000 बन गया, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो 2019 के MCQs की आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अल्लाह।